लगभग 5-6 महीने पहले स्टॉक मार्केट में बहुत सारे चेंजेस आए थे। एनएसई बीएसई के नए रूल्स थे, सेबी के बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थी, एक्सपायरी का पूरा सिस्टम कंप्लीटली चेंज हो गया। एक साथ इतने सारे चेंजेस आने के कारण जो पुराने बैक टेस्टेड सिस्टम्स थे वो काम करना बंद कर दिए थे। मार्केट का डायनामिक्स काफी ज्यादा बदल गया था। अगर आप रेगुलरली 1-2 साल से ट्रेड कर रहे हैं ना, तो वो डिफरेंस आपको काफी ज्यादा चुभा होगा। उस टाइम पे फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। उस टाइम पर जो मेरी स्ट्रैटेजीज थी कुछ, उनके भी जो नंबर्स थे वो कम हो गए थे, एक्यूरेसी कम होते जा रही थी, जिस कारण मैंने भी अपने ट्रेडिंग को काफ़ी ज़्यादा कम कर दिया था, क्वांटिटी रिड्यूस कर दी थी, नंबर ऑफ ट्रेड्स काफ़ी कम कर दिए थे। लेकिन अब वो चेंजेस हुए, एक ठीक ठाक टाइम बीत गया है और मार्केट की एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि मार्केट अपने आप को नए चेंजेस के हिसाब से अडेप्ट कर लेता है। तो क्या मार्केट में अब सब कुछ सही हो चुका है? मतलब क्या अब हम दोबारा से अपना फुल क्वांटिटी था, फुल पोटेंशियल था, उससे ट्रेड कर सकते हैं? और अगर हम ट्रेड करना स्टार्ट कर रहे हैं तो ऑप्शन बाइंग के लिए हमें कौन सी स्ट्रैटेजी है जिसको यूज करना चाहिए, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इस चैनल पे पर्सनली मैं बहुत महीनों से कंटेंट उतना ज़्यादा डाल नहीं रहा था, बिकॉज मैं थोड़ा पर्सनल काम में भी बिजी था और मैं मार्केट को एक्टिवली ट्रैक भी नहीं कर रहा था, जो कारण मैंने अभी आपको बताया। बट अब मैंने प्लान करा है कि मार्केट एक स्टेबल जगह पर पहुंच गए जहां पर हम कुछ नई चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपनी ट्रेडिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं अपना गेम प्लान आपको आगे समझाने वाला हूं। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी आगे अपने ट्रेडिंग को करने में, और स्पेसिफिकली ऑप्शन बाइंग पे हमारा फोकस रहेगा, जो कि हमारा मेन डोमेन है। नमस्ते, मेरा नाम है शिवम। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखने मिलेंगी। लेट्स बिगिन। ये आपके सामने मैंने निफ्टी 50 का चार्ट ओपन कर रखा है। यहाँ पर मैं आपको डेली चार्ट दिखाना चाहता हूँ। तो पहले मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि सिचुएशन में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया है। अगर आप यहाँ पे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर पिछले साल की बात करते हैं तो मार्केट एक छोटे से चैनल पे था, जहाँ पे हमें रेगुलर इंटरवल पर बड़े और छोटे दिन देखने को मिलते थे। उसके बाद बहुत सारी जियोपॉलिटिकल चीज़ें हुई, मतलब मार्केट एक ठीक ठाक फेज में गुजरा है। अगर आप अभी नोटिस करोगे तो मार्केट में एक रीसेंट वोलेटिलिटी थी और अभी मार्केट वापस से एक चैनल वाले फेज में चला गया है, जहां पर हमें ऑल्टरनेट डेज या 2-3 दिन में बड़े दिन भी देखने को मिल रहे हैं और हमें मार्केट साइडवेज फेजेस में भी नजर आ रहे हैं। तो मैं एक चीज़ पहले ये क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि जब आप बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हो ना, तो कोई मेजर बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। बट जैसे ही आप चार्ट को छोटे टाइम फ्रेम पे ले जाते हो, जो कि हमारे काम का है 5 और 15 मिनट का टाइम फ्रेम, वहाँ पर आपको चेंजेस दिखेंगे। अगर आप लोगों को ये चेंजेस बहुत अच्छे से देखने, तो एक बेसिक रिकमेंडेशन है कि अगर आप एक्टिवली मार्केट नहीं देख रहे थे तो आप पिछले साल के अगस्त सितंबर के बाद से आप चार्ट एक बार दोबारा गो थ्रू कर लीजिएगा, और जब आप ऐसे पीछे से चार्ट आगे देख रहे होंगे ना, तो वो चेंजेस आपको दिखेंगे। अब वो क्या क्या चेंजेस हैं जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ, उसको समझते हैं। जो पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चेंज मार्केट में आया है वो है मार्केट के स्टेबिलिटी को लेकर। अब मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझाता हूँ। स्टेबिलिटी मतलब क्या होता है? स्टेबिलिटी मतलब ये होता है कि अगर मैं एक सर्टेन प्राइस एक्शन देख रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मान लो मैं एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न देखता हूँ। अब पोल एंड फ्लैग पैटर्न के बाद मैं एक रिएक्शन अज्यूम करता हूँ कि यार मार्केट में अगर पॉजिटिव पोल एंड फ्लैग पैटर्न इस तरीके से अगर बना हुआ है, तो मैं ये अज्यूम करता हूँ कि मुझे नेक्स्ट मूवमेंट अपसाइड देखने को मिल सकता है। तो अगर मुझे ये नेक्स्ट मूवमेंट अपसाइड देखने को मिलता है, और ये जो अपसाइड का मोमेंटम होता है वो बहुत ही ज़्यादा रैंडम नहीं होता, इस तरीके से नहीं होता कि यहाँ पे पोल एंड फ्लैग बना, मार्केट ऊपर गया, इतना नीचे गिर गया एंड देन फिर अपसाइड जा रहा है। फाइनल रिजल्ट दोनों में सिमिलर हुआ, बट यहाँ पर ये जो ट्रैपिंग हुई, ये जो बेकार का मूवमेंट हुआ, ये चीज़ें मुश्किल कर देता है। तो इसको मैं स्टेबिलिटी का नाम दे रहा हूँ कि जहाँ पर आप मार्केट में एक मोमेंटम को अज्यूम करो और वो आपको आता हुआ दिखे विदाउट एनी ड्रामा। देखो, जीरो ड्रामा तो पॉसिबल नहीं है, विदाउट लेस ड्रामा। तो मार्केट की स्टेबिलिटी बहुत हद तक सुधर चुकी है। ऐसा इसलिए भी हुआ है क्योंकि हमारे मार्केट में ना पूरी दुनिया के सबसे बड़े जो हाई ट्रेडिंग फर्म्स है, HFTs मतलब हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, या फिर आप यूँ कह लो एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग जो कंपनी है ना सारी बड़ी बड़ी, वो इंडिया में बहुत बड़े अमाउंट से ट्रेड करती हैं। इंडिया में उनका दबा के प्रॉफिट होता है, मतलब लगभग कंपनियों का 1/3 या आधा प्रॉफिट इंडिया में ही होता है, बल्कि वो पूरे दुनिया के मार्केट में एक्टिव है। तो इससे हमें क्लियरली समझने में मिलता है कि हमारा मार्केट हाईली मैनिपुलेटिव है। सेबी इस पर कुछ करने की सोच रहा है, अब देखते हैं कब तक करता है। रिटेलर पर तो उन्होंने पहले ही अपनी कुल्हाड़ी चला दी है, जहां जरूरी था वहां भी अभी करने वाले। अब देखना होगा क्या होता है, बट अब वो स्टेबिलिटी लौट के आ रही है, और उसके पीछे का बड़ा रीजन ये है कि जो इनके एल्गोरिदम्स थे, जो ये बड़े प्लेयर्स थे, इनकी जो क्वांट कंप्यूटिंग जो भी थी एल्गोरिदम्स, वो अब स्टेबल हो चुके हैं, वो एडजस्ट कर चुके हैं मार्केट के नए डायनामिक्स से। जिस तरीके से लॉट साइजेस चेंज हुए, वॉल्यूम चेंज हुआ,
उसको एडजस्ट कर चुके हैं, तो अब हमें वो मैनिपुलेशन थोड़ी कम देखने को मिलेगी। वो जो रैंडम स्पाइक लग जाती है, एक बड़ी कैंडल बन के सडनली रिवर्सल आ जाता है, वो सारी चीज़ें हमें कम देखने को मिलेंगी जैसा हम चाहते हैं। देखो, जीरो ट्रैपिंग एकदम सिंपल मार्केट हम नहीं चाहते, बिकॉज कोई पैसा गवाएगा तभी बनाएगा, बट जिस एक रेंज में हम बर्दाश्त कर सकते हैं उस रेंज में मार्केट अब आ चुका है। तो अगर आप चार्ट देखोगे तो आपको ये चीज़ नज़र आएगी कि मार्केट स्टेबल है। मार्केट में कोई भी रैंडम बहुत बेकार मूवमेंट्स हमें लगभग 15-20 दिन से देखने को नहीं मिल रही है, मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट चेंज हुआ है वो हुआ है क्लियर सेपरेशन ऑफ मार्केट फेजेस। अगर आप ऑप्शन बाइंग करना चाहते हो तो ये क्लियर है, साइडवेज मार्केट में पैसा नहीं बन सकता, पैसा बनेगा तो वो ट्रेंडिंग मार्केट में बनेगा। लेकिन जब पहले वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा थी ना, तो ये अज्यूम कर पाना या फिर ये प्रिडिक्ट कर पाना कि मार्केट अब ट्रेंडिंग हो जाएगा, वो बहुत मुश्किल था। मार्केट कई बार साइडवेज होने के बाद ट्रेंडिंग के कुछ सिम्टम्स दिखाता था और वापस से फेल हो जाता, और ये बहुत ज़्यादा होता। बट अब ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कम हो गई हैं। अगर आप पिछले वीक का ही चार्ट देखोगे तो आपको क्लियरली ये नजर आएगा कि जब मार्केट एक रेंज में था तो मार्केट यहाँ पे कंप्लीटली साइडवेज था, यहाँ पर हमें मार्केट से कुछ भी खास उम्मीद नहीं थी। मार्केट में एक ब्रेकडाउन आया तो हमें एक मूवमेंट ट्रेंडिंग देखने को मिला। सिमिलरली यहाँ पे भी कुछ स्ट्रक्चर्स बन रहे थे, उनका जब ब्रेकआउट आया तो हमें एक मूवमेंट देखने को मिला है, और ये चीज़ पहले से भी होते हुए आ रही है। लेकिन जब मार्केट में सिचुएशन बिगड़ी थी तब ऐसा नहीं होता था। ऐसी कुछ सिचुएशंस कभी कभी बन जाती हैं जो पहले अक्सर ज़्यादा बना करते थे कि मार्केट में आपको लगेगा कि मूवमेंट आएगा, बट वो एक सडन रिवर्सल मिलेगा और फिर मार्केट साइडवेज हो जाएगा। तो अब ये चीज़ें होनी कम हो गई हैं, जो ऑप्शन बायर के लिए काफ़ी बढ़िया है। तो अगर आपको मार्केट स्ट्रक्चर समझने में दिक्कत हो रही थी, आप साइडवेज मार्केट में ट्रैप हो जा रहे थे, तो अब आपको वो दिक्कत कम होगी। और आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि मार्केट साइडवेज अभी भी रहेंगे, बट आप उनको अलग कर पाओगे। लगातार 2-3 दिन मार्केट साइडवेज है, एक रेंज में मार्केट साइडवेज है, अगर निकल रहा है तो एक सिग्निफिकेंट मूवमेंट दे रहा है, जिसको कैप्चर करने की कोशिश करना है। साइडवेज मार्केट से बचना है, सारे कॉन्सेप्ट सेम रहेंगे। और इस सबको ध्यान रखते हुए मैं एक स्ट्रैटेजी आगे बताऊंगा, उसको ध्यान से सुनेगा। बट अब सेपरेट करना आसान हो गया है। थर्ड और मोस्ट सबसे इंपॉर्टेंट और बढ़िया चेंज ये हो रहा है कि प्रीमियम का बिहेवियर फिर से नॉर्मल हो चुका है। जियोपॉलिटिकल इश्यूज आए थे जिस कारण विक्स में बहुत चेंज हुआ था, वो भी एक कारण था प्रीमियम के एबनॉर्मल बिहेवियर के पीछे। और जो ये नए रूल्स थे उसके कारण जो इंस्टेबिलिटी आई थी उसके कारण भी प्रीमियम्स बिल्कुल बढ़िया मूव नहीं कर रहे थे। आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो ना, चार्ट आपका ऊपर जाएगा, प्रीमियम नहीं जा रहा। चार्ट आपका स्टेबल है कहीं पे, प्रीमियम डीके कर रहा है हद से ज्यादा। तो ये बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी प्रीमियम बिहेवियर में आ गई थी। पर्सनली जो मेरी स्ट्रैटेजीज हैं वो प्रीमियम ओरिएंटेड रहती हैं, तो मैं अच्छे से ट्रेड नहीं कर पा रहा था उन प्रीमियम्स को। बट अब मैंने ये ऑब्जर्व करा है कि प्रीमियम स्टेबल होना स्टार्ट हो चुके हैं, और अब हम फाइनली प्रीमियम के चार्ट्स पर भी ट्रस्ट कर सकते हैं और ये भरोसा रख सकते हैं कि अगर जो स्पॉट है वो मूव कर रहा है तो प्रीमियम भी साथ में मूव करेगा। तो ये चीज़ काफ़ी बढ़िया हुई है। देखो, चीज़ें बहुत, आपको अगर ऐसा लग रहा है कि बहुत आसान हो गया तो वैसा कुछ भी नहीं हुआ, बट चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सुधर गई हैं और अब हम स्टार्ट कर सकते हैं ट्रेडिंग। जो चैलेंजेस पहले थे वो अभी भी रहेंगे, बट चीज़ें अब आसान हो गई हैं। अब मैं बहुत ही जल्दी स्ट्रैटेजी पे पहुंचूंगा, उससे पहले बस 2-3 बातें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जो आप ध्यान रखिएगा। और वो ध्यान रखना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि थोड़ी सी नई रिजीम है ये, तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि अब हमारे पास 2 एक्सपायरी है, ठीक है। और ऐसा हो सकता है कि इनके जो दिन हैं वो बदलते रहें, क्योंकि दोनों के बीच में तगड़ी बिजनेस वाली लड़ाई चल रही है, किसको ज़्यादा वॉल्यूम मिल सके, कौन ज़्यादा से ज़्यादा ब्रोकरेज उठा सके, रेवेन्यू, टैक्स वगैरह सब कुछ। तो ये है एनएसई की जो हमारे पास निफ्टी 50 है, और दूसरी हमारे पास क्या है, बीएसई की जो हमारे पास सेंसेक्स है। तो ये हमारे पास 2 इंडेक्स है जिसमें हम ट्रेड कर सकते हैं वीकली एक्सपायरी, बाकी मंथली है जिसको हम नहीं ट्रेड करेंगे। तो सबसे पहले और सबसे ज़रूरी है कि आप कोई एक सिलेक्ट करें। देखो, सितंबर से फिर चीज़ें बदलने वाली है। सितंबर से निफ्टी 50 की एक्सपायरी ट्यूसडे को हो जाएगी और सेंसेक्स की एक्सपायरी थर्सडे को हो जाएगी। तो ये चेंजेस होते रहेंगे, तो आपको इसीलिए कोई एक पकड़ना है। आप निफ्टी 50 भी पकड़ सकते हो, आप सेंसेक्स भी पकड़ सकते हो। अगर आप एकदम नए ट्रेडर हो तो आप निफ्टी 50 को ही पकड़िए। अगर आप एक्सपीरियंस या थोड़ा सा मीडियम लेवल हो तो आप सेंसेक्स को पकड़िए। अगर आप फुल्ली एक्सपीरियंस हो तो आप दोनों में से चूज कर सकते हो। तो इसीलिए मेरी सिंपल रिकमेंडेशन ये है कि आप एक को पकड़ें और पूरे सप्ताह भर उसी की एक्सपायरी ट्रेड करें, दूसरे में ना ध्यान दें। अगर आपको बहुत ज्यादा मन कर रहा है तो आप दूसरे को एक्सपायरी के दिन जाके ट्रेड कर सकते हैं, बाकी उसको हाथ ना लगाएं, एक इंडेक्स पे फोकस रखें। अच्छी बात ये भी है कि निफ्टी 50 और सेंसेक्स का मूवमेंट लगभग सिमिलर ही होता है, तो ऐसा नहीं कि आप कोई मूव मिस कर दोगे, थोड़े मोटे डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन इनके प्रीमियम्स बहुत अलग बिहेव करते हैं। तो इसलिए आप अगर एक पे फोकस करोगे तो भले ही थोड़े बदलाव आएंगे, बट आप जल्दी एडजस्ट कर लोगे और आपके ट्रेडिंग रिजल्ट्स में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आपको देखने नहीं मिलेगा। तो आई होप अब आप मेंटली प्रिपेयर हो गए होंगे कि कैसे आपको इस नए एरा में ट्रेड करना है, जो बदलाव हुआ है उनको कैसे एडजस्ट करना है। मैं कई बार बताता हूँ कि मेरा जो फोकस रहता है वो केवल स्ट्रैटेजी सेटअप्स के कुछ स्टेप्स बताने पे नहीं रहता है।
मैं कोई कॉन्सेप्ट को खुद भी गहराई से समझना चाहता हूँ, पहले मैं उसके पीछे का वाई एंड हाउ समझना चाहता हूँ और फिर मैं आपको वही चीज़ें बताना चाहता हूँ कि ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और जो मैं स्टेप्स बता रहा हूँ वो तो आप समझ ही जाओगे। तो जो स्ट्रैटेजी हम यूज़ करने वाले हैं ये मोमेंटम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। इसको मैंने पहले बहुत ज़्यादा बैक टेस्ट करा है, बहुत यूज़ करा है, लगभग 2-3 साल तक। बीच में कुछ गड़बड़ हो गई थी प्रीमियम्स के कारण, बट अभी चीज़ें फिर से वापस से सही हो रही हैं, तो हम इस मोमेंटम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का यूज़ कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझिएगा। मेरा कॉन्सेप्ट कहने का ये है कि आप दो तरीके से अपनी एंट्री बना सकते हो। जैसे अगर आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा तो आप दो तरीके से अपनी एंट्री को फॉर्म कर सकते हो। पहला तो आप कोई भी सिग्नल देखते हुए, जिसको आप सॉफ्ट सिग्नल भी बोल लो या अर्ली सिग्नल देखते हुए, आप उसमें पोजीशन बना सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मार्केट गिर रहा है और यहाँ पे एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन होता है, एक सपोर्ट लेवल है मान लेते हैं, और हमारी पूरी एनालिसिस कह रही है कि मार्केट ऊपर जाना चाहिए, तो यहाँ पर अगर मैं अपसाइड की पोजीशन बना रहा हूँ तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि सारी सिचुएशंस इस तरीके से बनी है कि मार्केट में अब एक अपसाइड का मोमेंटम आ सकता है। तो मोमेंटम आने से पहले हम सिग्नल्स को देखते हुए अपनी एनालिसिस के हिसाब से एक प्रीएम्प्टिव पोजीशन बना लेते हैं। फिर जब मोमेंटम आता है तो हम उसको कैप्चर करते हैं। इसमें जनरली हमारा रिस्क काफ़ी छोटा होता है और हमें रिवॉर्ड्स बड़े मिल सकते हैं। बट एक दूसरा तरीका भी होता है। वो तरीका ये कहता है कि अगर मार्केट सपोर्ट पे आए और हैमर बनाए तो आप कोई पोजीशन मत बनाइए। हाँ, आप पूरी सिचुएशन को इवैल्यूएट करिए कि यार मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है बिकॉज सिचुएशन बहुत सही बनी है, बट आप प्रीएम्प्टिव पोजीशंस नहीं बनाएंगे। आप वेट करेंगे मार्केट में उस मोमेंटम के आने का। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि यहाँ पे 2-3 कैंडल्स मार्केट रुकता है और उसके बाद फिर आपको दिखता है कि एक बड़ी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। ये जो बड़ी कैंडल होती है ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल होती है। इसको मारुबुजो कैंडल भी बोलते हैं और बिग बार भी कहते हैं। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है कि मेरे डिजायर्ड डायरेक्शन में, जो डायरेक्शन में प्लान कर रहा था, उसमें एक मोमेंटम जो है वो बिल्ड होना स्टार्ट हो रहा है। तो हम जो पोजीशन बनाते हैं वो इस कैंडल में या फिर इस कैंडल के बाद बनाते हैं। यानी जब एक बार हमें मोमेंटम का सिग्नल मिल गया तब हम ये पोजीशन बनाते हैं। इसके फायदे क्या है? पहला फायदा ये है कि ऑप्शन बाइंग में मोमेंटम इज द किंग। अगर आपको मोमेंटम नहीं मिलेगा, मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाएगा तो भी आपको आपके हिसाब से प्रॉफिट्स नहीं मिलेंगे। तो आपकी एनालिसिस सही हो बट स्पीड आपके एनालिसिस के हिसाब से ना हो तो भी आपको गेन्स नहीं मिलते। तो स्पीड इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए यहाँ पर मोमेंटम स्टार्ट हो चुका है तो प्रीमियम्स ऑलरेडी जंप करना स्टार्ट कर गए होंगे। और फिर अगर हम एंटर करते हैं और हमें फॉलो थ्रू में अगर थोड़ा सा भी और मोमेंटम मिल जाता है तो हमें एक बड़े गेन को मिल सकता है, मतलब एक कंपाउंडिंग इफेक्ट आपको प्रीमियम में देखने को मिल सकता है। तो इसी स्ट्रैटेजी को हम फॉलो करेंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा इन डेप्थ समझाता हूँ कि हमको ये स्ट्रैटेजी यूज कैसे करनी है। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आप चार्ट को प्लान कर रहे हैं, आपने डायरेक्शन अपसाइड का ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ बेस्ड अपॉन प्राइस एक्शन, और आपको एक इतनी बड़ी कैंडल बनती हुई दिखती है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। टाइम फ्रेम आप इससे छोटा कर सकते हो, लेकिन मैं बिगिनर्स को 5 मिनट या फिर 10 मिनट भी आप फॉलो कर सकते हो। इससे ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है और इससे कम भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक्सपर्ट हो स्कैल्पिंग करनी है तो 1 मिनट में भी ये स्ट्रैटेजी फॉलो की जा सकती है। जैसे ही ये कैंडल बनती है आपको वेट करना है इस कैंडल के क्लोजिंग का। देखो, कभी भी रनिंग कैंडल में आपको अपनी एंट्री नहीं बनानी है बिकॉज हमें एक मोमेंटम का कंफर्मेशन चाहिए। तो ये जो कैंडल बनी है ना, दिस कैंडल कैन डाई। ऐसा हो सकता है ये बड़ी दिख रही हो बट ये कैंडल क्लोज होते होते एक इस तरीके की कैंडल बन जाए, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। या फिर कुछ इस तरीके की कैंडल बन जाए इसमें ऊपर विक बहुत बड़ा हो। तो हमें एक बिग बॉडी साइज्ड कैंडल चाहिए। कितना बड़ा होना चाहिए? बिग मतलब क्या? तो देखो, बिग एक रिलेटिव टर्म है, तो जो बाकी आसपास की कैंडल्स है उससे बड़ी होनी। और एक इंपॉर्टेंट चीज कि अगर इसके साथ आपको कोई ब्रेकआउट दिख रहा है या फिर कोई अच्छा आपको साथ में सिम्टम्स नजर आ रहे हैं कि मार्केट में ब्रेकआउट आया हुआ या मार्केट ऑलरेडी ट्रेंडी है कि मुझे एक बड़ा मोमेंटम मिल सकता है, तो ये स्ट्रैटेजी अगर आप बड़ी क्वांटिटी से यूज करोगे तो ज्यादा फायदा हो सकता है। स्टार्टिंग में बिगिनर सेम क्वांटिटी से ही ट्रेड करें, बट मैं एक आपको तरीका बता रहा हूँ जिससे आप अपनी क्वांटिटी मैनेजमेंट भी इसमें कर सकते हैं। तो जैसे ही ये बड़ी कैंडल क्लोज होगी हमको अगली कैंडल के इसके हाई को ब्रेक करने का इंतजार करना है। जैसे ही नेक्स्ट कैंडल इस हाई को ब्रेक करेगी हम रनिंग कैंडल में एंट्री अपनी ले लेंगे। इधर हमने रनिंग कैंडल में एंट्री नहीं ली बिकॉज यहाँ पर हमें कंफर्मेशन चाहिए था, बट यहाँ पर हमें कंफर्मेशन ऑलरेडी मिल चुका है। तो हम अपनी एंट्री प्लान करेंगे और उसी डायरेक्शन में हमारा ट्रेड रहेगा। सवाल आता है कि अब हम स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे? तो आपको स्टॉप लॉस इतना नीचे बिल्कुल भी नहीं लगाना है क्योंकि ये रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से भी सही नहीं रहेगा और ये काफी बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो इनिशियली स्टॉप लॉस हम कैंडल के आधा के नीचे रखेंगे और जैसे ही हमको अपने फेवर में मोमेंटम आता हुआ दिखता है हम अपने स्टॉप लॉस को ऊपर शिफ्ट करते जाएंगे।
तो हमें यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेथड को यूज़ करना है। अगर आपको ये नहीं आता है तो आप चैनल पे सर्च करेगा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फील्डलेस ट्रेडर शिवम, आपको एक ज़बरदस्त वीडियो मिल जाएगी जिसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इसमें मिलेगी। तो इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का हमें यूज़ करना है, रिस्क को कम करते हुए जाना है और प्रॉफिट्स हम यहाँ पर लगभग 1:1 का प्लान कर सकते हैं। 1:1 किस सेंस में, जितनी बड़ी ये कैंडल आपको बनी थी उतना आप ऊपर प्रॉफिट जो है वो प्लान कर सकते हो। उसके बाद भी अगर आप चाहें तो ट्रेलिंग एसएल की मदद से इसको ऊपर की तरफ खींच सकते हैं, बड़ा प्रॉफिट भी पा सकते हैं। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे अगर आप इस दिन का चार्ट देखोगे तो यहाँ पर आपको कुछ बड़ी कैंडल्स के फॉर्मेशन होते हुए दिखे थे। पहली कैंडल बड़ी बनी लेकिन इसका हाई ब्रेक नहीं। अच्छा हाँ, इसको इमीडिएट मॉर्निंग में आपको यूज नहीं करना है, एटलीस्ट आप आधे घंटे बाद 30 मिनट बाद इसका यूज करेगा। बिकॉज सुबह सुबह जो कैंडल्स बनती हैं वो बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेटिव होती हैं, बिकॉज कल की भी पोजीशंस एग्जिट वगैरह हो रही होती हैं, तो इस चीज का ध्यान रखें। उसके बाद हमें एक बड़ी ग्रीन कैंडल मिली, कायदे से इसके ऊपर हमारी एंट्री बननी चाहिए, तो और इसके ऊपर हम हमारी एंट्री करेंगे भी। जैसे ही इस कैंडल का हाई ब्रेक होता है, जैसे कोई तो यहीं पे क्लोज होकर ऊपर जाने लगा था, तो आप यहाँ पर अपनी एंट्री कर सकते हैं। आपका इनिशियल स्टॉप लॉस यहाँ कहीं पे रहेगा 50% के आसपास। जैसे ही आपको एक कैंडल ऊपर जाते हुए दिखे ना, आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लेंगे यहाँ कहीं पे। तो ये वाला जो ट्रेड है आपका कॉस्ट टू कॉस्ट कटता या फिर माइनर छोटा सा आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस होता है, जिसको आपको दे देना है। यहाँ पे अगर आप लॉस लेने में देर करोगे ना तो आपके बड़े लॉसेस हो जाएंगे, बिकॉज हम मोमेंटम प्ले कर रहे हैं। मोमेंटम रुकता है ना तो भी हमारे लिए दिक्कत है, और अगर रिवर्स कर जाए तो बड़े लॉसेस हो जाते हैं। इसलिए स्टॉप लॉसेस जल्दी से जल्दी आपको छोटे कर लेने। नेक्स्ट कंडीशन में आप देखोगे कैंडल क्लोज होती है, नेक्स्ट कैंडल यहीं पे ओपन होकर ऊपर जाने लगती है। आप यहाँ पर अगर बाई की पोजीशन बनाते हैं, इनिशियल आपका स्टॉप लॉस यहाँ रहेगा, और जैसे ही अपसाइड मोमेंटम दिखता है आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लेंगे। और देखो आपको फ्लो में 3-4 कैंडल्स मिली। जनरली मैं एक कैंडल पे अपना 50% प्रॉफिट जो है वो बुक करने की कोशिश करता हूं। अगर मेरा जो कन्विक्शन है वो बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पे 30% या 20%, बट कुछ प्रॉफिट मैं ज़रूर यहाँ पे बुक कर लेता हूं। बाकी का प्रॉफिट हम ट्रेल करते हुए चलने दे सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि हर समय जो बड़ी कैंडल बनती है, मतलब फुल बॉडी कैंडल बनती है, वो बड़ी नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिख रहा है ट्रेंड ऊपर है, तो इस रेड कैंडल पे आप एंट्री अपनी मत बनाइए। हर कैंडल पे आपको एंट्री लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आसपास की कैंडल से थोड़ी बड़ी ये कैंडल बनी है, बट इस पे भी हम अपनी एंट्री प्लान नहीं करेंगे। हमारी एंट्री के लिए एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे पास मल्टीपल रीजंस होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हम ट्रेड प्लान करेंगे। हाँ, अगर मार्केट वापस से ऊपर दिख रहा है, आपको यहाँ पे 50% का लेवल दिख रहा है, आप इन जगहों पे अपना ट्रेड प्लान कर सकते हो अपसाइड के लिए, बिकॉज मार्केट का ट्रेंड आज का पॉजिटिव है। तो थोड़ा सा बस आप बेसिक रेंज वगैरह को ध्यान रखेंगे तो इसमें आपके प्रॉफिट्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और लॉसेस काफ़ी कम होते हैं। हाँ, आपको ओवर ट्रेडिंग से बचना है। बहुत सारी स्ट्रैटेजीज की तरह इसका भी दुश्मन जो है वो ओवर ट्रेडिंग है। आप देखो यहाँ पे मार्केट साइडवेज था, 2 रेंज के अंदर था। अब यहाँ पे आप बड़ी कैंडल देख के फटाफट ट्रेड लेने जाओगे तो आपके मल्टीपल स्टॉप लॉसेस हो जाएंगे। भले ही वो छोटे छोटे हों, बट एक साथ जोड़ के वो लॉसेस काफ़ी ज़्यादा बड़े हो जाएंगे। तो सिमिलरली आप डाउन साइड में भी ऐसे ट्रेड्स को आप प्लान कर सकते हो। बस आपको ध्यान रखना है कि जब मार्केट का सिनेरियो ट्रेंडिंग हो तभी आप ये ट्रेड प्लान करें, और स्टॉप लॉसेस बहुत जल्दी काट दें। एकदम छोटे स्टॉप लॉसेस रखें, जल्दी स्टॉप लॉसेस काट दें। यही इसका की है रिस्क रिवॉर्ड। आई थिंक आपको अब सारी क्लैरिटी मिल गई होगी कि इस नए जो टाइम आया उसको आप कैसे ट्रेड कर सकते हो, कैसे आप मार्केट को अब वापस से रीस्टार्ट कर सकते हो ट्रेडिंग करना अगर आपने बंद कर दी थी तो। मैं भी पर्सनली रीस्टार्ट कर दिया है मैंने। मैं धीरे धीरे स्केल अप कर रहा हूँ और मैं कुछ वीडियो सीरीज का भी प्लान कर रहा हूँ जिसमें छोटे कैपिटल से हम ये देखेंगे कि किस तरीके से वापस से आप अपने अकाउंट्स वगैरह को ग्रो कर सकते हो। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आगे आने वाली हैं। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। मिलते हैं अगले किसी ऐसी वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।